नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अपडेट्स स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आई, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो पहले 25% के आसपास ये टैरिफ लगा चुके थे यूएसए में इंडिया एक्सपोर्ट करता है, और उसके बाद अभी कल ही डिसीजन लिया इन्होंने कि 25% एक्स्ट्रा जो है ये पेनाल्टी लगाएगा इंडिया के ऊपर, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए में। उसका रीजन जैसा कि आपको पता ही है, इंडिया जो है रसिया से ट्रेड करता है, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स और क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है इंडिया में। यूएसए कोई रीजन चाहिए पेनाल्टी लगाने के लिए, तो वही रीजन साइड कर रहे हैं कि जो इंडिया जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स और क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट करता है यूएसए से, वही इन्होंने रीजन्स दिए कि हम पेनल्टी लगाने वाले 25% के आसपास। तो और भी बहुत सारी कल मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई आरबीआई की, उससे रिलेटेड भी अपडेट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो काफ़ी सारी न्यूज़ है, आइए स्टार्ट करते हैं। डीएससी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सबसे लीडिंग डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कि जो भी तीनों आर्म्स फोर्सेज हैं, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उनको जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी इक्विपमेंट्स या जो भी खर्चे होते हैं, वो जो है डीएससी ही अप्रूव करती है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो जितना भी एक्विजिशन करना होता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में जो तीनों फोर्सेस है, उसका अप्रूवल डीएससी को ही करना पड़ता है। तो वही कल इन्होंने डिसीजन लिया है 67,000 करोड़ के आसपास का, जो तीनों आर्म फोर्सेस हैं, इक्विपमेंट्स या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उसको आने वाले टाइम में प्रोक्योर करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मेंशन किया कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इंडिया का सबसे बेस्ट, अभी जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था और काफ़ी ज़्यादा जो है काम भी आया, जो पाकिस्तान के साथ इंडिया का वार चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा उनके जो अटैक्स थे उनको न्यूट्रलाइज किया S-400 डिफेंस सिस्टम ने, जो कि हमने रसिया से प्रोक्योर किया था। तो उसी के अपग्रेडेशन के लिए इन्होंने जो फंड रिलीज किया 67,000 करोड़ के आसपास का, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो जो डिफेंस फोर्सेस प्रोक्योर करेंगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो है इसमें फंड यूज करने वाले हैं। इसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक्स को फायदा होगा, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छी रैली भी दिया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL, इनको भी फायदा होगा। और प्राइवेट प्लेयर्स में लार्सन एंड टुब्रो का डिफेंस आर्म, उसको भी काफ़ी ऑर्डर्स रिसीव होंगे। अडानी एंटरप्राइज के डिफेंस आर्म जो है, इनको भी काफ़ी ऑर्डर्स इस प्रोक्योरमेंट के अंडर में रिसीव होने वाले हैं। बट इस प्रोक्योरमेंट का सबसे ज़्यादा जो फायदा होने वाला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मतलब BDL। इसके बाद जैसा कि हमने बताया कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी कल, उसके बारे में कुछ डिसीजंस लिए गए। तो वही आरबीआई का मानना है कि आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर 2026 से आने वाले जो 8 से 9 महीने बचे हुए हैं, उसमें जो इन्फ्लेशन रहेगा वो बहुत कंट्रोल में रहेगा। अभी 3.2% के आसपास जो चल रहा है वो और भी थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है, श्रिंक हो सकता है, मतलब 3.1% के आसपास ही है। आने वाला जो रिमेनिंग ईयर है, मतलब 8 से 9 महीने, उसमें इन्फ्लेशन जो है इंडिया का रहने वाला है। और भी जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में जो हुई है अभी कल ही, उसके बारे में बताया कि जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया का, वो जो है 6.5% के आसपास ही है, अनचेंज रखे हैं। मतलब इन्होंने जो यूएसए के टैरिफ्स हैं या बहुत सारे जो अनसर्टेनिटी चल रही है, जॉब डेटा, ये सब चीज़ों के बाद बावजूद भी जो इंडिया का ग्रोथ रेट है या जीडीपी का ग्रोथ रेट है, वो 6.5% अनचेंज रखे हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट में कुछ खास इनको इम्पैक्ट यूएसए टैरिफ्स का देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इन्होंने जीडीपी डेटा जो है, जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल के लिए अनचेंज रखा है 6.5% पे ही। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की अगर बात की जाए तो उसमें रेपो रेट, जैसा कि आपको पता ही होगा, अनचेंज रखा गया। जो पहले से ही 5% के आसपास रेपो रेट ऑलरेडी चल रहा था, उसी को रखा गया। मतलब यहाँ जो मार्केट एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस थी कि हो सकता है कि रेपो रेट आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में कम कर दे, बट ऐसा नहीं हुआ, उसको अनचेंज रखा गया, जिसकी वजह से जो स्टॉक्स थे ऑटो सेक्टर में, रियल इस्टेट सेक्टर में, इनमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। और रीजन अगर साफ आप जानते ही होंगे कि अगर रेपो रेट डिक्रीज होता है तो लोन्स जो है सस्ते हो जाते हैं, और रियल इस्टेट और ऑटो सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा लोन्स पे ही डिपेंड करता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कस्टमर जो है लोन लेते हैं, और रियल इस्टेट में तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है होम लोन की, क्योंकि बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट में लगभग 7 से 8% पे मिल जाते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, कुछ लमसम अमाउंट दे देते हैं, अपनी ईएमआई बनवा लेते हैं। इसलिए जो लोन्स थे वो सस्ते होते हैं अगर रेपो रेट डिक्रीज होता, बट यहाँ पर रेपो रेट को अनचेंज रखा है। पिछली बार हालांकि 1% के आसपास रेपो रेट जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी उसमें आरबीआई ने डिक्रीज भी किया था, बट इसमें भी एक्सपेक्टेशन थी 0.5% के आसपास, मतलब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास आरबीआई जो है रेपो रेट को डिक्रीज कर सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। इसी की वजह से ऑटो सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर जितने स्टॉक्स थे उनमें थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं ट्रंप ने जो आज 25% के आसपास पेनाल्टी लगाया है। इससे पहले 25% के आसपास टैरिफ जो है ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो टोटल आप देखेंगे तो 50% के आसपास जो इंडिया यूएसए में एक्सपोर्ट करता है, उसमें जो है एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा या बोलिए ड्यूटी लगेगी। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि 50% या 25%, जो भी परसेंटेज टर्म्स में जो भी नंबर हो, उसका एक्सपोर्ट जो इंडिया यूएसए में कर रहा है उसके बढ़ने से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि हम यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वहाँ पे मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए में, और 50% यूएसए ने इंडियन जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उसमें टैरिफ लगा रहा है। वहीं दूसरी कंट्री है पाकिस्तान, जो 100 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहा है, बट उसके गुड्स पे केवल 19% या 20% के आसपास का ही टैरिफ लग रहा है। तो अब जब यूएसए मार्केट जो है वहाँ पे इंडिया का जो प्रोडक्ट होता हो, मान लीजिए एक सिंपल सा पेन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो जो पेन का प्राइस होगा यूएसए मार्केट में वो हो जाएगा 150 रुपये का, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 100 रुपये का ही इंडिया में भी वो पेन बना है और पाकिस्तान में भी 100 रुपये ही उसको पेन को बनाने में लगे हैं। तो जब 100 रुपये का ही पेन पाकिस्तान से जाएगा यूएसए में, तो उसका प्राइस होगा 119 रुपये का, जबकि हमारे पेन का प्राइस होगा 150 रुपीज़ का।
तो जो यूएसए में कस्टमर्स हैं, वहाँ के लोकल लोग वो किसको खरीदना पसंद करेंगे? मान लेते हैं सब कुछ आइडेंटिकल है, क्वालिटी और हर चीज़ जो है लगभग सेम है, आइडेंटिकल है, तो लोग महंगा पेन क्यों खरीदेंगे अगर सेम चीज़ है सब कुछ? सस्ते में ही खरीदेंगे। इसलिए जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं, जैसे और भी कंट्री जो सेम गुड्स एक्सपोर्ट करती हैं वैसे को, वहाँ पे अदर कंट्रीज़ को एज मिलेगा और इंडिया को जो है थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में इंडिया टिक नहीं पाएगा वहाँ पे, क्योंकि उसके जो गुड्स है जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे यूएसए मार्केट्स में। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे इंडिया को फेस करना पड़ रहा है। बट यूएसए प्रेसिडेंट चाहते हैं कि हमारे जो ट्रेड डील है वो साइन हो जाए और उनको ईजी एक्सेस इंडियन इकोनॉमी में मिल जाए, और मेनली जो है उनका टारगेट डेयरी इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वो उनको टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते होंगे यूएसए में काफ़ी ज़्यादा जो मैकेनाइजेशन है एग्रीकल्चर का वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, बट इंडिया में उतना ज़्यादा मैकेनाइजेशन है नहीं। जो इनपुट कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और बहुत छोटे फार्मर्स हैं यहाँ पे, तो इसलिए कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाएंगे दोनों को प्रोडक्ट्स। मतलब बहुत सस्ते में, बहुत कम लागत में वहाँ पे प्रोडक्शन होता है यूएसए में, इसलिए वहाँ के जो प्रोडक्शन है वो सस्ता होता है। इसलिए यहाँ पे जब मार्केट ओपन कर दिया जाएगा यूएसए के इंपोर्ट्स के लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो यहाँ की जो कंपनीज हैं, यहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं, वो उनके प्राइसेस से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट जो है कोई ट्रेड डील साइन नहीं करी वैसे से। इसी से गुस्सा होकर डोनाल्ड ट्रंप ने 25% के आसपास का फिर से आज पेनाल्टी भी लगा दिया। इससे पहले 25% इन्होंने टैरिफ इम्पोज किया ही था इंडिया के ऊपर। बट बहुत सारे रीजंस बता रहे हैं ये लोग कि रसिया के साथ इंडिया के बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हम रसिया से इंपोर्ट करते हैं, ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, ये रीजंस बता रहे हैं। बट रीजंस वो नहीं है। बिजनेसमैन की तरह ही डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट, वो काम कर रहे हैं। उनको केवल अपनी कंट्री का फाइनेंसियल्स से मतलब है, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, वही वो अभी इस टाइम पे देख रहे हैं। जैसे आपने को पता ही होगा एलन मस्क के साथ कितने अच्छे रिलेशन थे इलेक्शन से पहले, बट आते ही इन्होंने जब जो सब्सिडी मिलती थी एलन मस्क को, उससे यूएसए गवर्नमेंट को या यूएसए ट्रेजरी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो उसको डायरेक्ट इन्होंने मना कर दिया। जो भी बेनिफिट्स या सब्सिडी एलन मस्क की कंपनी को प्रोवाइड हो रही थी उसको बिल्कुल स्टॉप कर दिया, जिसकी वजह से इनके रिलेशन भी काफ़ी ख़राब हो गए। तो ये एक तरह से बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हो। और भी आपने सुना होगा कि जो ग्रीन एनर्जी से या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो सब्सिडी यूएसए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ कुछ समझ में आ नहीं रही है, कोई उनको इम्पैक्ट उसका दिख नहीं रहा। तो सब कुछ ये अभी खेल रहे हैं कि इनको किस चीज़ से करंटली इनको फ़ायदा हो रहा है। बहुत शॉर्ट टर्म की इनकी थिंकिंग है, लॉन्ग टर्म को ये नहीं सोच पा रहे हैं, इसलिए तुरंत ये इमीडिएट अभी क्या इनको फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट में इनको एक्सेस चाहिए, वो नहीं मिल रहा है ट्रेड डील की वजह से, इसलिए बहुत ज़्यादा बौखला के जो 50% पेनल्टी इंडिया पे लगा चुके हैं अभी तक। तो इंडियन इक्विटी मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। हालांकि अभी आप देखेंगे जब से ये न्यूज़ आई है तो 4% के आसपास का जो निफ्टी है इंडेक्स, उसमें जो है करेक्शन देखने को मिल चुका है। और उसका रीज़न ये नहीं है जो 50% के आसपास टैरिफ लगा दिया, 25% टैरिफ लगा दिया, ये रीज़न नहीं है। रीज़न है FIIs। जब से टैरिफ लगा है इंडिया पे, FIIs ने अपना पैसा जो है इंडियन इक्विटी मार्केट से निकालना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक अगर बात करें पिछले महीने में ही 50,000 करोड़ के आसपास का, मतलब जुलाई मंथ में FIIs ने अपना 50,000 करोड़ के आसपास का फंड इंडियन इक्विटी मार्केट से विड्रॉ किया है। तो रीजन FIIs है। FIIs को टेंशन हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं आगे क्या डिसीजन ले। हालांकि इससे जो ये टैरिफ लगाया 50% के आसपास, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि $90 बिलियन के आसपास का ही इंडिया यूएसए में एक्सपोर्ट करता है। उसमें से जो टैरिफ इन्होंने इंक्रीज किया है उसकी वजह से फार्मा जो सेक्टर है और बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है टेक्सटाइल सेक्टर, ये दो सबसे बड़े सेक्टर्स हैं। जो फार्मा सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो 13-14 बिलियन डॉलर्स के आसपास एक्सपोर्ट यूएसए करता है। टेक्सटाइल की बात करें तो 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास। मतलब मेजर दो ये सेक्टर्स हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूएसए मार्केट पे इंडिया की डिपेंडेंसी है, तो इन्हीं को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होने वाली है या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बट इंडियन इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो 0.2% के आसपास इस वजह से, मतलब जो टैरिफ इम्पोज किया गया है, तो हो सकता है 0.2% के आसपास जो जीडीपी है इंडिया का वो इम्पैक्टेड हो। मतलब 6.5% के आसपास जो फोरकास्ट किया जा रहा है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, वो हो सकता है कि 0.2% के आसपास, मतलब 20 बेसिस पॉइंट डिक्रीज हो जाए। तो इंडियन इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट FIIs इस डर की वजह से भाग रहे हैं, इसलिए इक्विटी मार्केट में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्शन लगभग 4% का ऑलरेडी हो चुका है इस न्यूज़ के आने के बाद से। जीडीपी में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है यहाँ पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल है उसमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स होंगे वो यूएसए मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे रोजगार लोगों को मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद बजाज ऑटो, इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी रिलीज किए थे, अच्छा परफॉर्म किया कंपनी ने, बट यहाँ पे वार्न कर रहे हैं Q2 रिजल्ट्स के बारे में कि आने वाले टाइम में जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उसकी जो है शॉर्टेज काफ़ी टाइम से चल रही है, क्योंकि चाइना जो है सबसे बड़ा रेयर अर्थ मैग्नेट्स का एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने जो है अपने रेयर अर्थ मैग्नेट्स पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, पर्टिकुलरली इंडिया में जो है उन्होंने रोक दिया था ये रेयर अर्थ मैग्नेट जो इंडिया इंपोर्ट करता था। तो ये 3-4 महीने से ऐसा न्यूज़ आ रहा था कि रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो इंडिया में इंपोर्ट चाइना से नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर में ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जो है चिंता बनी हुई है। और वही यहाँ पे वार्न किया बजाज ऑटो ने
कि कंपनी के फाइनेंसेस थोड़ा सा ख़राब हो सकते हैं, वही इन्होंने अपडेट्स यहाँ पे शेयर की। हालांकि रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि इंडिया में भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स अवेलेबल हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया था पिछले महीने कि इन्होंने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दिया है। मतलब बहुत जल्द एक आने वाले 2 से 4 सालों में रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है या इसकी जो इंडस्ट्री है, माइनिंग है, वो इंडिया खुद करने लगेगा। इससे जो है चाइना इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी इंडिया की नहीं होगी। इसके बाद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन काफ़ी अच्छी कंपनी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनीज हैं उनके फाइनेंशियल, उनके बैंक्स का काम करती है। पावर फाइनेंस और आरईसी लिमिटेड और पीएफसी कंपनी लिमिटेड, इन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2026 के रिजल्ट्स कल ही रिलीज़ किए। उसके बारे में इन्होंने नेट प्रॉफिट और एनआईआई मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम जो है कंपनी की लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है, ये इन्होंने अपडेट शेयर की। और इसके साथ साथ 3.7 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, और उसके लिए 18 अगस्त जो है रिकॉर्ड डेट भी इन्होंने रखी है। मतलब इस डिविडेंड के अमाउंट का जो अगर फ़ायदा लेना है तो रिकॉर्ड डेट 18 अगस्त के पहले पहले आपके पोर्टफोलियो में और फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो शेयर है वो होना चाहिए। इसके साथ जो बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कि जो वीकली एक्सपायरी होती है, जो आज ही है देखेंगे आप, वीकली एक्सपायरी है, तो उसको जो है स्क्रैप कर दिया जाएगा, मतलब सेबी हटा देगी, और जो मंथली या बाई मंथली एक्सपायरी होती है उसको जो है इम्प्लीमेंट करेगी। अब ये जो रूमर्स थी उसको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया सेबी चेयरमैन ने। उनका कहना है कि ये केवल स्पेकुलेटिव है और कोई ऐसा कंफर्मेशन सेबी की तरफ से नहीं दिया गया है कि जो वीकली एक्सपायरी है उसको हटा के रिप्लेस करके बाई मंथली या मंथली एक्सपायरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे। किसी तरह का ऐसा रिप्लेसमेंट हम नहीं करने वाले हैं, ये यहाँ पे सेबी चेयरमैन ने क्लेरिफाई किया। तो ये थे कुछ अपडेट्स यूएसए से रिलेटेड, जो टैरिफ्स है उनके रिलेटेड क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इक्विटी मार्केट में। उसके बाद कुछ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी कल, उसमें कुछ डिसीजंस लिए गए, जैसे रेपो रेट को लेकर कोई चेंज नहीं देखा गया, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे सेक्टर्स की हमने बात की। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ रही, जैसे कि पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, बजाज ऑटो के बारे में, ये सारी न्यूज़ भी हमने डिस्कस की। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा जो फंड रिलीज किया गया डिफेंस इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उनको अक्वायर करने के लिए, ये सारी डिटेल्स हमने समझी, उससे किन कंपनीज को फायदा हो सकता है, तो ये हमने इस वीडियो में डिटेल में समझा। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।